एयरपोर्ट के पास देर रात ड्रोन से हमला कर एक फ्यूल टैंक यानी ईंधन से भरे एक टैंक को निशाना बनाया गया। टैंक पर जैसे ही ड्रोन से अटैक हुआ वहां कोहराम मच गया, क्योंकि ड्रोन के टकराते ही तेल के टैंक में जबरदस्त विस्फोट हुआ, उसमें भयानक आग लग गई। वहां आग के बवंडर उठने शुरू हो गए। काले और गाढ़े धुएं के गुबार ने आसमान को काला कर दिया और इस घटना की वजह से दुबई एयरपोर्ट पर आने वाली, वहां से उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइटें तुरंत रद्द कर दी गई। दुबई के मीडिया ने दावा किया कि ईरान की सेना ने ड्रोन से एयरपोर्ट के पास मौजूद तेल से भरे टैंक पर हमला किया। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में फारस की खाड़ी के किनारे दुनिया के सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों में दुबई शामिल है। इसी शहर दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में यहां पर मौजूद है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग शुरू होने के बाद से दुबई में दहशत मची हुई है, क्योंकि दावा किया गया कि ईरान की तरफ से कई बार दुबई को दहलाने की कोशिश की गई। मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन से हमले करने की कोशिश की गई। जंग के 17वें दिन एक बार फिर ईरान ने दुबई पर अटैक कर दिया। इस बार हमला ड्रोन से किया गया और वो भी दुबई एयरपोर्ट के पास। दुबई एयरपोर्ट के पास फ्यूल के एक टैंक को निशाना बनाया गया, उसकी वजह से वहां हाहाकार मच गया। हमला देर रात किया गया। ड्रोन के टकराने के बाद टैंक में भयानक विस्फोट हुआ, फिर वो आग के गोले में बदल गया। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। इस घटना की वजह से दुबई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोग दहशत से भर गए। ड्रोन अटैक का पता चलने के बाद तेल के टैंक में भड़की आग को बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि तेल होने की वजह से उसमें आग बुरी तरह धधक रही थी। आग की लपटें, धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। इसी वजह से राहत बचाव की टीम ने आग को बुझाने में अपनी पूरी ताकत झोंकी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई और दावा किया गया कि ईरान की IRGC सेना ने दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन से रात के अंधेरे में तेल टैंक को निशाना बनाया। दावा किया गया कि धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास का पूरा इलाका थर्रा गया। धमाके के बाद उसमें घंटों तक आग जलती रही। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में, जो फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद है। दुबई से ईरान की राजधानी तेहरान की हवाई दूरी करीब 1200 किलोमीटर है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात, UAE और ईरान की सीमाओं के बीच फारस की खाड़ी में सबसे कम दूरी सिर्फ 54 से 55 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि दुबई ईरान की ताकतवर मिसाइलों के दायरे में। दावा किया गया तेल के टैंक को उड़ाने के लिए ईरान ने अपने आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का इस्तेमाल किया। वही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल पहली बार रूस ने यूक्रेन की सेना के ठिकानों को तबाह करने के लिए किया था। शाहिद 136 ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो बम और रॉकेट दागने के साथ खुद भी किसी बम की तरह दुश्मन के ठिकाने पर फट पड़ता है। इसी ड्रोन से ईरान ने दुबई एयरपोर्ट के पास फ्यूल से भरे एक टैंक को उड़ा दिया, ऐसा दावा है। इससे वहां के हालात बिगड़ गए। हालात संभालने के लिए दुबई एयरपोर्ट को तुरंत खाली करा लिया गया और दावा किया गया कि हालात ज्यादा बिगड़ने पर दुबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। वहां आने वाली तमाम फ्लाइटें, वहां से उड़ने वाली सभी फ्लाइटें रद्द कर दी गई। लेकिन कुछ ऐसे भी विमान थे जो दुबई एयरपोर्ट पर उतरने वाले थे, लेकिन हमले के बाद उन्हें भी वहां उतरने की इजाजत नहीं दी गई, यानी वो हवा में ही थे। इसी वजह से दुबई एयरपोर्ट के ऊपर कुछ विमान हवा में चक्कर लगाने को मजबूर हो गए। कुछ देर तक वो विमान आसमान में चक्कर लगाते रहे और फिर बाद में उन्हें वहां से डायवर्ट कर दिया गया। हालांकि कुछ घंटों के बाद ऐसा दावा है कि दुबई एयरपोर्ट से विमानों ने उड़ान भरनी फिर शुरू कर दी। इस वक्त हम एयरपोर्ट के ही बाहर हैं और यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो रिस्टोर किया गया है। ये हालात है इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर के और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये एयरपोर्ट के बाहर के हालात हैं इस वक्त, जहाँ पे लोग अब वापस आने लगे हैं अपने अपने फ्लाइट्स को पकड़ने के लिए। खबर है दुबई एयरपोर्ट को पूरी तरह से नहीं खोला गया, क्योंकि डर यह है कि ईरान की IRGC सेना दुबई एयरपोर्ट पर फिर से हमला न कर दे। पूरी तरीके से शायद फ्लाइट रेस्टोर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तस्वीर खुद ही बयां कर रही है कि यहाँ के हालात क्या है, लेकिन यहाँ की सरकार पर लोगों को अभी भी पूरा भरोसा है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाया। दुबई के मीडिया के मुताबिक इससे पहले 7 मार्च को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई थी। उस हमले के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए ट्रेन टनल का सहारा लेना पड़ा था। 7 मार्च से पहले 1 मार्च को भी ईरान ने हमला किया था, जिसमें दुबई एयरपोर्ट के साथ एक होटल को भी नुकसान पहुंचने की खबर आई थी। उस हमले में 4 लोगों के घायल होने का भी दावा किया गया था। लेकिन ईरान ने सिर्फ दुबई पर ही नहीं बल्कि
संयुक्त अरब अमीरात यूएई के दूसरे शहरों पर भी लगातार हमले करने की कोशिश की। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने यूएई पर सबसे ज्यादा हमले किए। खबर है कि ईरान यूएई पर 1800 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दाग चुका है। यूएई के अलावा ईरान फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और ओमान पर भी हमले कर रहा है। ईरान खुद भी एक खाड़ी देश है, मतलब वो दूसरी तरफ है खाड़ी के, मतलब ईरान भी फारस की खाड़ी के किनारे है दूसरी तरफ। फारस की खाड़ी में एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ 7 ये खाड़ी देश हैं, और इन सभी खाड़ी देशों में अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकाने बना रखे। खाड़ी देशों में अमेरिका ने अपनी सेना तैनात कर रखी है। ईरान की मीडिया के मुताबिक खाड़ी देशों में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों से अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। इसी वजह से ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अपने पहले संदेश में अमेरिका को खाड़ी देशों में सैन्य ठिकाने बंद करने की चेतावनी दी थी, और ऐसा नहीं होने पर उन पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखने का ऐलान किया था। युद्ध के जानकारों का मानना है मुश्तबा खामनेई के ऐलान के बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर नए सिरे से हमले शुरू कर दिए। दावा किया गया इसी कड़ी में ईरान ने दुबई एयरपोर्ट के पास फ्यूल टैंक को निशाना बनाया। उधर अमेरिका और इजरायल से लड़ रहे ईरान ने पहली बार इस जंग में अपनी सज्जील मिसाइल भी उतार दी। सज्जील मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको डांसिंग मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मिसाइल दागे जाने के बाद आसमान में ही अपना रास्ता बदलने में माहिर मानी जाती है और दुश्मन के अड्डे पर सटीक हमला कर उसके परखचे उड़ा सकती है। यानी ईरान ने अपने हथियारों के जखीरे से वो घातक मिसाइल निकाल दी जिसे उसने अभी तक बचा कर रखा था। दावा है कि 2 हफ्तों की लड़ाई में ईरान ने दुश्मन के हर हमले का जवाब उसी की भाषा में दिया। अमेरिका और इजरायल ने मिसाइलें बरसाई तो ईरान ने भी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से पलटवार किया। उसने बम की तरह फटने वाले अपने ड्रोनों की भी ताकत दिखाई। लेकिन युद्ध के 17वें दिन ईरान ने अपनी सज्जील बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर खलबली मचा दी। इस मिसाइल को ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिना जाता है। उसके लॉन्च होते ही ईरान का एक सैनिक तो जोर जोर से नारे लगाने लग गया। ऐसा दिखा। पलक झपकते ही सज्जील मिसाइल जमीन से आसमान में पहुंच गए और तय किए गए टारगेट पर फटने के लिए तेजी से रवाना हो गई। उस वीडियो में दिखाई दिया। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने इस जंग में पहली बार अपनी सज्जील बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। दावा है कि ईरान की सज्जील मिसाइल वो बला है जो दुश्मन के बड़े से बड़े ठिकाने को भी चुटकियों में तहस नहस कर सकती है। जानकारी से यह पता चला कि यह करीब 700 किलो बारूद लेकर उड़ सकती है और विरोधी सेना पर 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वार कर सकती है। सज्जील मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकती है, क्योंकि ये लॉन्च किए जाने के बाद भी आसानी से अपना रास्ता बदल लेती है। यानी इस मिसाइल के दागे जाने के बाद अगर टारगेट अपनी जगह से हट जाता है तब भी उसका बच पाना मुश्किल माना जाता है, क्योंकि सज्जील मिसाइल को आसमान में ही दोबारा टारगेट की तरफ मोड़ा जा सकता है और उसका खात्मा किया जा सकता है। आसमान में रास्ता बदलने की इसी खूबी की वजह से सज्जील को डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। और ईरान की IRGC सेना के मुताबिक उसने इजरायली फौज के ठिकानों को निशाना बनाकर ये मिसाइलें लॉन्च की। ईरान का कहना है उसकी सज्जील मिसाइल 2,500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। यानी इजरायल का भी कोई कोना ऐसा नहीं है जो इसकी रेंज से बाहर हो, क्योंकि दोनों देशों के बीच करीब 2,000 किलोमीटर लंबा चौड़ा फासला और 2,500 इसकी रेंज बताई जा रही है। जबकि IRGC का दावा है उसकी सज्जील मिसाइल ने यह दूरी महज 7 मिनट में तय कर ली और इजरायल के तेल अवीव समेत कई शहरों को दहलाया। वहां इजरायल के सैन्य ठिकानों पर हमले की बात की गई और ईरान ने 1 या 2 नहीं बल्कि थोड़ी देर के अंदर कई सज्जील मिसाइलें दाग दी। हालांकि इन हमलों से इजरायल को कितना नुकसान पहुंचा इसकी जानकारी IRGC ने नहीं दी, लेकिन उसका दावा है कि ईरान से जो भी सज्जील मिसाइलें लॉन्च की गईं उनमें ज्यादातर तय किए गए ठिकानों पर ही फटी। यानी उन्होंने वहीं बारूद बरसाया जहां ईरान की IRGC सेना चाहती थी। हालांकि यह पहला मौका नहीं रहा जब दुनिया ने ईरान की सज्जील मिसाइल की झलक देखी हो। पिछले साल जून महीने में भी ईरान ने इनका इस्तेमाल किया था। तब ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान भी ईरान की सेना ने सज्जील मिसाइल दागी थी।
इधर ईरान की मिसाइलों से इजराइल के कई शहरों में तबाही मच गई। दावा किया गया कि ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। उनकी चपेट में आने से कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और इसके बाद इजराइल की सेना ने तुरंत राहत और बचाव का काम तेज कर दिया और तेल अवीव शहर के एक इलाके में मिसाइल गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई, क्योंकि हमले के दौरान एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े दिखे, तभी वो मिसाइल ठीक उनके पास गिरी। हालांकि वो बाल बाल बच गए, लेकिन आसपास मौजूद लोग खौफ से भर गए और वो जान बचाने के लिए वहां से भागने लग गए। ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से ये देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके का डैमेज हुआ है। अब इन गाड़ियों को यहाँ से हटाने का काम शुरू किया है। थोड़ी देर पहले ये मिसाइल अटैक हुआ है और अब यहाँ पे इस्राएली फोर्सेस पहुंच चुके हैं। रिशॉन लेजियन के अलावा उत्तरी इजराइल के जर्जीर शहर में भी मिसाइल हमले से हड़कंप मच गया। वहां एक इमारत के पास हुए मिसाइल हमले से उस इलाके की सूरत बदल गई। जगह जगह मलबा नजर आया। वहां बनी इमारतों की दीवारें ढह गईं। उनके चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया। जमीन पर जिस जगह मिसाइल गिरी वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया। दावा किया गया ईरान ने उस इलाके पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। बताया गया कि ईरान की तरफ से हुए हमले में वहां रहने वाले करीब 60 लोग घायल हो गए, जिसके बाद राहत और बचाव अभियान चलाया गया। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। उन मिसाइलों की चपेट में आने से गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। हमले के बाद इमारतों के आगे खड़ी गाड़ियों के शीशे टूटे नजर आए। वहां खड़ी एक गाड़ी तो बुरी तरह पिचक गई। उसके आगे का हिस्सा टूट फूट गया। उसके अंदर भी शीशे के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे दिखे। उन गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो वो किसी भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। इतना ही नहीं, हमले की वजह से कई पेड़ भी टूट कर गिरे नजर आए। वहां मची तबाही के बाद लोगों में खौफ पैदा हो गया। हालांकि सेना की तरफ से तुरंत मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। उधर अमेरिका और इजराइल से जंग के बीच ईरान की IRGC सेना ने अपने अंडरग्राउंड ठिकानों की ताकत दिखाई। उसने अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे बने ड्रोन और मिसाइल अड्डों का वीडियो जारी किया। वीडियो में दिखा कि ईरान ने जमीन के नीचे बम की तरह फटने वाले सैकड़ों ड्रोन और घातक मिसाइलें इकट्ठा करके रखी हुई। और ईरान की IRGC सेना का दावा है कि उसके पास इस तरह के दर्जनों ठिकाने मौजूद हैं। मतलब ईरान ने जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी बड़े पैमाने पर हथियार जमा कर रखे थे, ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर कई तरफ से प्रहार किया जा सके। ईरान की IRGC सेना का दावा है कि उसके ऐसे कई सैन्य अड्डे हैं जिन्हें अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया, यानी अमेरिका और ईरान से लड़ाई में उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। IRGC ने इसी तरह के एक अंडरग्राउंड ठिकाने का वीडियो जारी किया। उस वीडियो में एक सुरंग नजर आई। उस सुरंग की शुरुआत में एक बड़ा सा दरवाजा लगा था। उस दरवाजे के खुलते ही ईरान के 2 बड़े सैन्य अधिकारी अंदर दाखिल हुए। आगे बढ़े तो उस सुरंग में लाइन से बड़े बड़े मिसाइल लॉन्चर सिस्टम खड़े दिखाई दिए। उन पर खतरनाक मिसाइलें लगाई गई। हर मिसाइल लॉन्चर का आकार किसी ट्रक से भी बड़ा नजर आया। और वहां 2 या 4 या 10 नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में इस तरह के मिसाइल लॉन्चर तैनात दिखे। हालांकि वो सुरंग भी काफी सीधी सीधी नहीं थी। उसमें कई रास्ते दिखाई दिए। जमीन के नीचे ही सुरंगों का जाल बिछा नजर आया। जैसे देखकर ऐसा लगा जैसे ईरान ने धरती के अंदर ही मिसाइलों का कोई शहर बसा दिया। ईरान की सेना के दोनों अधिकारी आगे बढ़े। उस वीडियो में दिखाया गया एक जगह पर इजराइल और अमेरिका के झंडे दिखे। झंडों को देखकर भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान अमेरिका और इजराइल से किस हद तक नफरत करता है, क्योंकि वो झंडे जमीन पर लगाए गए थे और ईरान के दोनों अधिकारी उन्हें कुचलते हुए, उनके ऊपर से चलते हुए निकल गए। यानी उन झंडों को जानबूझकर वहां लगाया गया ताकि जो कोई भी वहां से गुजरे वो उनके ऊपर ही अपने पैर रखे। ईरान की IRGC सेना का दावा है कि उस अंडरग्राउंड ठिकाने को कई दशक पहले बनाया गया था, लेकिन वहां पुरानी ही नहीं बल्कि नए जमाने की भी एक से बढ़कर एक विनाशकारी मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान की तरफ से यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि जंग में ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है, कमजोर पड़ चुका है ईरान, ऐसा ट्रंप का कहना है। लेकिन ईरान ने मिसाइलों का वीडियो जारी कर अपने दुश्मनों को ललकारा। उसकी IRGC सेना ने 2 टूक कह दिया कि ईरान न तो कमजोर पड़ा है और ना ही पीछे हटने के लिए तैयार है। उसने जमीन के नीचे बने मिसाइलों के शहर के अलावा अपने अंडरग्राउंड ड्रोन ठिकाने का भी वीडियो जारी किया। उस वीडियो में ईरान के आत्मघाती शाहिद ड्रोन नजर आए। ये ड्रोन आसमान से दुश्मन की निगरानी करने के साथ साथ उसके ठिकानों पर बम की तरह भी फट जाते हैं, जैसा देखा जा रहा है युद्ध में। इसीलिए ईरान के शाहिद ड्रोन को बेहद खतरनाक माना जा रहा है
और दावा है ईरान की सेना जंग के पहले ही दिन से बड़े पैमाने पर इन ड्रोनों का इस्तेमाल कर रही है। उसके निशाने पर खासतौर पर अमेरिका के वो सैन्य अड्डे हैं जो पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं। यूएई, कतर, वहां भी अमेरिका के एयरबेस हैं। कतर और यूएई का आरोप है कि ईरान की तरफ से उनकी एयर स्पेस में हजारों आत्मघाती ड्रोन दागे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, यूएई में दुबई एयरपोर्ट के पास भी ड्रोन हमला हुआ तो वहां खलबली मची। जैसा हमने देखा, हमले में हुए नुकसान की वजह से एयरपोर्ट को कई घंटों तक बंद रखा गया। आशंका जताई गई कि इस हमले को भी शाहिद ड्रोन नहीं अंजाम दिया। हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन दावा किया जाता है कि सस्ता और किफायती बताया जाने वाला ईरान का शाहिद ड्रोन जंग में उसके लिए किसी तुरुप के इक्के से कम नहीं दिख रहा है। माना जा रहा है इसीलिए ईरान की IRGC सेना ने अपने ड्रोन जखीरे का वीडियो जारी कर अमेरिका और इजरायल को चुनौती दी। ईरान की मिसाइलों की तरह वो ड्रोन भी जमीन के नीचे बनी एक लंबी सुरंग में खड़े दिखाई दिए। सुरंग के बीच में आने जाने का रास्ता था, दोनों तरफ लाइन से आत्मघाती ड्रोन नजर आए। इससे पहले ईरान ने अपनी नेवी के एक अंडरग्राउंड बेस का वीडियो भी जारी किया था। उसमें हथियारों से लैस सैकड़ों बोट नजर आई थी। हालांकि ईरान की तरफ से न तो नेवी बेस की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी दी गई, ना ही मिसाइल और ड्रोन अड्डे के बारे में बताया गया कि वो ईरान में किस हिस्से में मौजूद है। इधर इजरायल की फौज ने ईरान की राजधानी समेत कई शहरों पर बड़े हमले करने का ऐलान कर दिया। इजरायल की सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत वहां के शिराज और तबरीज शहरों पर बड़े हमले शुरू करने की घोषणा की। खबर है कि इजरायल की सेना इन शहरों में ईरान की IRGC सेना और पुलिस के ठिकानों को तबाह करने के साथ बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाएगी। इजरायल की सेना ने जंग में मारे जा चुके ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के विमान को तबाह करने का दावा किया। आयतुल्लाह अली खामनेई का विमान तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर खड़ा था और इसका पता चलने पर इजरायल ने बम गिराकर उसे मिट्टी में मिला दिया। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में 500 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। ईरान की पुलिस के प्रमुख की तरफ से यह जानकारी दी गई। गिरफ्तार किए गए लोगों पर आरोप है कि वो जंग में ईरान की गोपनीय जानकारियां इजरायल और अमेरिकी सेनाओं को भेज रहे थे। उधर जंग के बीच ईरान ने रूस और चीन से सैन्य मदद मिलने का दावा किया। वहां के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के मुताबिक अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जारी जंग में ये दोनों देश ईरान के रणनीतिक साझेदार के रूप में सामने आए और माना जा रहा है कि यह दावा अमेरिका और इजरायल दोनों देशों की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि इसका मतलब हुआ इस युद्ध में ईरान अकेला नहीं है बल्कि रूस और चीन भी उसके साथ हैं। यानी अमेरिका और इजरायल की लड़ाई एक देश के साथ नहीं बल्कि उसके साथ खड़े दो और देशों के साथ। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह बयान एक इंटरव्यू के दौरान दिया। उन्होंने खुलकर माना कि रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हैं। 2 रोज पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की ओर इशारा किया था। ट्रंप ने बयान दिया था कि हो सकता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ईरान की मदद कर रहे हों। उन्होंने अनुमान जताया था कि जिस तरह अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है वैसे ही शायद रूस भी ईरान का साथ दे रहा। पिछले 1 दशक में रूस और ईरान के रिश्ते काफी मजबूत हुए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यही वजह है कि रूस मुश्किल की इस घड़ी में ईरान का साथ दे रहा है। कहा गया कि ईरान ने पिछले कुछ साल में चीन के साथ भी अपनी दोस्ती बढ़ाई। उसने चीन की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने तेल भंडार खोल दिए। इसके बदले में दोनों देश मिलकर ईरान की मदद करने में जुटे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह बंद नहीं है। उनके मुताबिक ये सिर्फ अमेरिका और इजरायल से जुड़े जहाजों और तेल से भरे टैंकरों के लिए ही बंद किया गया, जबकि दूसरे देशों के जहाजों के आने जाने पर कोई रोक नहीं है। ये समुद्र का वो रास्ता है जिसके जरिए दुनिया का करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए रूस ईरान को बड़ी संख्या में शाहिद ड्रोन दे रहा है। यह खबर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में छपी। कहा गया कि रूस ने भारी मात्रा में शाहिद ड्रोन ईरान भेजे और उनकी मदद से ही ईरान पश्चिम एशिया के कई देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों और दूसरी जगहों पर हमला करने में कामयाब रहा। हालांकि यह ड्रोन ईरान ने ही बनाया था और उसने बाद में इसे रूस को दिया था। इन ड्रोन का इस्तेमाल पुतिन की सेना यूक्रेन जंग में कर चुकी है। ईरान ने 2022 में इसे रूस को दिया था, लेकिन इसकी खासियत और मारक क्षमता को देखते हुए बाद में रूस ने अपने यहां ही इसे बनाना शुरू कर दिया था। दावा किया जाता है इन ड्रोन की बदौलत रूसी सेना ने यूक्रेन में कई इलाकों में भयंकर तबाही मचाई थी।
इस बीच दावा किया गया कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ शुरू हुई जंग के बाद ईरान के पास अपने इस ड्रोन की कमी हो गई। उसने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूसी सेना से मदद मांगी और फिर रूस ने भारी मात्रा में उसे अपने यहां बने शाहिद ड्रोन की सप्लाई की। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान एक शातिर रणनीति के तहत इस जंग में शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। वो बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा है ताकि अमेरिका की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म कर सके। एक अनुमान के मुताबिक एक शाहिद ड्रोन सिर्फ $20,000 यानी लगभग 18 लाख रुपए में बन जाता है और आत्मघाती ड्रोन होता है जो अपने टारगेट पर जाकर बम की तरह फटता है, जबकि अमेरिका को उसे मार गिराने में अपने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से जो इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ती है उसकी कीमत करीब $40 लाख यानी भारतीय रुपयों में लगभग 36 करोड़ रुपए। यानी ईरान की रणनीति यह है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो वो अपने सस्ते ड्रोन से दुश्मन पर वार करेगा और उसका जवाब देने के लिए दुश्मन को लाखों डॉलर खर्च करने होंगे। इसका यह नतीजा होगा कि दुश्मन को जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइलें भी कम हो जाएंगी। इधर खाड़ी देश कुवैत के अखबार अल जरीदा ने दावा किया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई रूस में हैं और वहां उनका इलाज चल रहा है। कहा गया कि अमेरिका और इजराइल के हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई थी, इसके बाद से ही उनकी हालत खराब थी और इसीलिए उन्होंने उन्हें बेहद गुप्त तरीके से रूस पहुंचा दिया ताकि वहां उनका इलाज हो सके। दावा किया गया कि मुज्तबा खामनेई को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के एक निजी आवास में रखा गया है जहां इलाज की पूरी व्यवस्था है। कुवैत के अखबार के मुताबिक उन्हें रूस के एक विशेष विमान के जरिए चुपचाप राजधानी मॉस्को पहुंचाया गया। बताया गया वहां उनका ऑपरेशन किया गया और उसके बाद वो ठीक हो रहे हैं। जानकारी दी गई कि ईरान से रूस ले जाने की ये पूरी व्यवस्था बेहद गोपनीय तरीके से की गई, सिर्फ कुछ ही लोगों को इसकी जानकारी थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सुप्रीम लीडर को ईरान से रूस ले जाने में उनकी सुरक्षा खतरे में न पड़ जाए। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच मुश्तबा खामनेई का इलाज करना मुश्किल हो गया था, ऐसा माना जा रहा है। कहा गया कि इलाज की व्यवस्था करने में कई तरह की परेशानियां आ रही थी, इसे देखते हुए ही उन्हें रूस भेजने का फैसला लिया गया। यही नहीं, कुवैत के अखबार ने यह दावा भी किया कि रूस में ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इलाज का सुझाव खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ही दिया था। बताया गया पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की थी और उसी दौरान उन्होंने यह सलाह दी थी। हालांकि ईरान के सुरक्षा अधिकारी कई बार यह दावा कर चुके हैं कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई पूरी तरह ठीक हैं और सुरक्षित हैं। इससे पहले खबर आई थी कि 28 फरवरी वाले दिन वो बुरी तरह घायल हो गए थे। उसी दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले की शुरुआत की थी और उस भयानक हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। हालांकि कुछ रोज पहले मुश्तबा खामनेई की हालत को लेकर एक दूसरे अखबार ने भी बड़ा दावा किया था। ब्रिटेन के अखबार द सन ने दावा किया था कि वो कोमा में है और हमले में घायल होने की वजह से उनका एक पैर तक काटना पड़ गया था। इस अखबार ने ईरान के सुप्रीम लीडर की हालत बेहद नाजुक बताई थी, लेकिन कई जानकारों ने इस खबर पर संदेह जताया था। उनका मानना था यह पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा हो सकता है ताकि सुप्रीम लीडर की हालत खराब बताकर ईरान की सेना और वहां के लोगों का मनोबल तोड़ा जाए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुश्तबा खामनेई को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया था। उनसे जब पत्रकारों ने ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता कि मुश्तबा खामनेई जिंदा हैं भी या नहीं, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद से वो कभी भी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि उनकी सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात की जानकारी है कि मुश्तबा खामनेई कहां पर है। उधर दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई के सबसे अहम रास्तों में एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की अपील का कोई असर होता नहीं दिखा, क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नौसैनिक जहाज भेजने से साफ इनकार कर दिया। ईरान ने जंग शुरू होने के बाद से ही हॉर्मुज गलियारे पर कब्जा जमा लिया और वहां से आने जाने वाले जहाजों पर पूरी तरह बैन लगा दिया। हालांकि ईरान का कहना है कि उसने सिर्फ अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर रोक लगाई है। ईरान की सेना ने कुछ जहाजों पर हमले भी किए। ईरान के हमलों की वजह से पूरी दुनिया के हजारों जहाज और तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अटक गए। इसका असर यह हुआ कि पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट शुरू हो गया और एशिया से लेकर यूरोप तक लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई देशों में तेल की कीमतें बढ़ा दी गई। कई देशों ने जनता से तेल और गैस बचाने की अपील की। हालात बिगड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन समेत कई दूसरे देशों से यह अपील की कि सभी देश मिलकर हॉर्मुज गलियारे की सुरक्षा के लिए
अपने अपने नौसैनिक जहाज वहां भेज दें। लेकिन ट्रंप की इस अपील का उन देशों पर असर पड़ता नहीं दिखा, क्योंकि प्रशांत महासागर क्षेत्र में अमेरिका के सबसे वफादार साथी ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप की मांग को ठुकरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के मुताबिक वहां की सरकार ने साफ कर दिया कि वो अपने युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नहीं भेजेगी। इसी तरह जापान ने भी ट्रंप को झटका दे दिया। जापान ने भी संदेश दे दिया कि वो हॉर्मूज गलियारे की सुरक्षा के लिए नौसेना के जहाज नहीं भेजेगा। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने दो टूक कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपनी नौसेना भेजने का उनका कोई इरादा नहीं है। दक्षिण कोरिया ने थोड़ी कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन मंशा साफ कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया की सरकार ने ट्रंप की मांग की बारीकी से समीक्षा करने की बात कही। यानी एक एक करके अमेरिका के साथी देशों ने ट्रंप की मांग को न सिर्फ ठुकराया, बल्कि इस जंग से किनारा करने की बात भी कही। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की अपील का यूरोप के देशों पर भी उतना असर पड़ता नहीं दिखा। अमेरिका की अगुवाई वाले 32 देशों के संगठन नेटो के सदस्य देश भी बहुत ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने से बचते नजर आए। रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांस और ब्रिटेन ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा का समर्थन तो किया, लेकिन उन्होंने सीधे सैन्य टकराव से बचने की बात कही। रॉयटर्स के मुताबिक ब्रिटेन ने नौसेना का जंगी जहाज भेजने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। ब्रिटेन ने हॉर्मूज गलियारे में ईरान की बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए माइन स्वीपिंग ड्रोन भेजने की तैयारी शुरू कर दी। माइन स्वीपिंग ड्रोन या माइन हंटिंग ड्रोन एक खास तरह का ड्रोन होता है जो समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंग को ढूंढने और सुरक्षित तरीके से नष्ट करने में मदद करता है। रॉयटर्स के मुताबिक ब्रिटेन के अफसरों को इस बात की चिंता है कि अगर उन्होंने नौसैनिक जहाज भेजे तो मामला और बढ़ जाएगा और वो भी सीधे तौर पर इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। ब्रिटेन ने शुरू में ही अमेरिका को ईरान के खिलाफ हमले में ब्रिटिश सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की इजाजत देने से मना कर दिया था, हालांकि बाद में वो मान गया था। ब्रिटेन की तरह फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने उन खबरों से इनकार किया जिनमें यह कहा गया था कि फ्रांस अपने जंगी जहाज हॉर्मूज गलियारे की सुरक्षा के लिए भेज रहा है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए युद्ध खत्म करने की अपील। और नेटो के सदस्य देश स्पेन ने तो शुरुआत से ही ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के हमलों को गलत बताया था। स्पेन ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि वो इस जंग में बिल्कुल दूर है। जर्मनी की मीडिया के मुताबिक जर्मन चांसलर ने भी दो टूक कह दिया कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध का नेटो से कोई संबंध नहीं। ये नेटो का युद्ध नहीं है। मतलब ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अकेले पड़ते दिखे। न तो यूरोपीय संघ ने न ही नेटो के सदस्य देशों ने उनका उस तरीके से खुलकर समर्थन किया जैसा वो चाहते थे। ईरान ने बीते 17 दिन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लगभग बंद कर रखा। वो रास्ता जहां से दुनिया भर में सप्लाई होने वाले तेल का 20% हिस्सा गुजरता है। लेकिन इजरायल और अमेरिका के साथ जंग शुरू होते ही ईरान ने मानो इस समुद्री रास्ते पर ताला लगा दिया। इसकी वजह से तेल के दाम $100 प्रति बैरल के भी पार पहुंच चुके। ईरान ने धमकी दे दी थी कि वो इस रास्ते दुश्मन का 1 लीटर तेल भी जाने नहीं देगा। ईरान ने इसके साथ ही पूरी दुनिया को भी कच्चे तेल के लिए $200 प्रति बैरल की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे दी। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका में तेल कारोबार से जुड़ी कंपनियों का मानना है कि युद्ध लंबा खिंचा तो तेल के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका की कई बड़ी तेल कंपनियों के सीईओ ने एक बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने ट्रंप सरकार में ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को चेतावनी दे दी कि हॉर्मूज गलियारे के बंद रहने से आने वाले समय में जो मुश्किलें आएंगी वो संभाले नहीं संभलेंगी। यानी द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग के दौरान अपने घर में भी घिरते दिखे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज गलियारे में फंसे तेल के टैंकरों और जहाजों का रास्ता साफ करवाने के लिए नेटो को धमकी देनी शुरू कर दी। ब्रिटेन के अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने दो टूक कह दिया कि अगर नेटो के सदस्य देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित बनाने में अमेरिका की मदद नहीं करेंगे तो इस संगठन का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। ट्रंप ने इस दौरान यूक्रेन जंग के दौरान अमेरिका की तरफ से की गई मदद का भी जिक्र कर दिया। द फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को एक तरफा व्यवस्था बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की।
तो फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने हॉर्मूज गलियारे से ईरान की सेना का कब्जा हटवाने में चीन से भी मदद करने की अपील की। हालांकि उन्होंने चीन को यह भी चेतावनी दे दी कि अगर चीन ने सहयोग नहीं किया तो उनकी चीन यात्रा टल सकती है। खबरों के मुताबिक इस महीने के अंत में डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा होने वाली है और द फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने उसी यात्रा का जिक्र करते हुए चीन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मामले में मदद की अपील की। ट्रंप ने हॉर्मूज गलियारे से होने वाले चीन के तेल कारोबार का जिक्र किया। ट्रंप के मुताबिक चीन को उसकी जरूरत का लगभग 90% तेल इसी रास्ते से मिलता है, इसीलिए बंद पड़े समुद्री रास्ते को खुलवाने में चीन को अमेरिका की मदद करनी चाहिए। China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait, and nice to have other countries police that with us. हालांकि ईरान पहले ही चीन के जहाजों को हॉर्मूज गलियारा पार करने की इजाजत दे चुका है। तनाव के माहौल में भी चीन का झंडा लगाए कई जहाजों ने जंग का मैदान बन चुके समुद्री रास्ते को पार भी कर लिया। हालांकि चीन ने किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत और कूटनीति के जरिए जंग को खत्म करने की अपील की। लेकिन ट्रंप की अपने सहयोगी देशों से की गई अपील, नेटो को दी गई धमकी और चीन से मांगी गई मदद के बीच ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए और साफ शब्दों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर सभी को चेतावनी दे दी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया कि जिन देशों ने इस समुद्री मार्ग की तरफ अपने जंगी जहाज भेजे या किसी तरह से हमले की कोशिश की, उनके लिए रास्ता कभी नहीं खुलेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी कि हॉर्मूज गलियारा कारोबार के लिए, लेकिन अमेरिका के दबाव में किसी भी देश ने अगर वहां सैन्य कार्रवाई की सोची तो अंजाम बुरा होगा। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के शाहिद ड्रोन से निपटने में मदद करने के बदले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पैसे और आधुनिक तकनीक की मांग की। पश्चिम एशिया में चल रही जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि 10 से ज्यादा देशों ने ईरान के ड्रोन हमलों से बचने के लिए उनसे मदद मांगी और इसके बाद ज़ेलेंस्की ने उन देशों की मदद का भरोसा तो दिया, लेकिन दावा किया गया कि उन्होंने बदले में पैसे और आधुनिक तकनीक की मांग कर दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि उन्होंने विशेषज्ञों की 3 टीमें पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में भेजी। ये टीमें उन देशों में भेजी गई जहां ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। दावा किया गया कि ये टीमें ईरान के हमलों का आकलन करेंगी, साथ ही बताएंगी कि ड्रोन डिफेंस सिस्टम कैसे काम करना चाहिए। इससे पहले भी ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि उन्होंने कतर, यूएई और सऊदी अरब के साथ साथ जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर भी विशेषज्ञों की टीमें भेजी हैं। इन टीमों को वहां इसलिए भेजा गया ताकि वो ईरान के ड्रोन हमलों से बचने में उन देशों की मदद कर सकें, क्योंकि अमेरिका और इजराइल पर पलटवार के लिए ईरान की तरफ से लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं और पश्चिम एशिया के कई देश इन ड्रोन और मिसाइलों की रेंज में हैं। ईरान लगातार खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ऐसे में यूक्रेन उन देशों की मदद के लिए आगे आ गया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया कि यह मदद बिना किसी शर्त के नहीं होगी। यानी अगर यूक्रेन पश्चिम एशिया के देशों की मदद करता है तो बदले में उसे तकनीकी मदद और फंड भी चाहिए। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि अमेरिका समेत 11 देशों ने ईरान के ड्रोन हमलों से बचने के लिए उनसे मदद मांगी, क्योंकि यूक्रेन के पास ईरान के इन ड्रोन हमलों से निपटने का पुराना अनुभव है। ज़ेलेंस्की दावा करते हैं कि यूक्रेन पिछले 4 साल से रूस के ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहा है। यह हमला शाहिद ड्रोन से किया जा रहा है, वही शाहिद ड्रोन जो ईरान ने रूस को दिया है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन ईरान के ड्रोन हमलों से मुकाबला करने में सक्षम है। हालांकि खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान के खिलाफ चल रही लड़ाई में उन्हें यूक्रेन की मदद नहीं चाहिए, लेकिन ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट कर दिया कि यूक्रेन ईरान के ड्रोन हमलों से लड़ने के लिए अपने सहयोगी देशों के साथ खड़ा रहेगा। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि यूक्रेन इस जंग में शामिल नहीं है और वो सिर्फ ईरान के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए मदद कर रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बाद भी नेटो सदस्य ग्रीस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से इनकार कर दिया। सैन्य संगठन नेटो के सदस्य देश ग्रीस ने ट्रंप के दबाव के बावजूद साफ कर दिया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा और न ही इस तरह के अभियान में शामिल होगा। इससे पहले ट्रंप ने नेटो के सभी सदस्य देशों पर इसके लिए दबाव बनाया था और साथ न देने पर चेतावनी भी दी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सुरक्षा के लिए जंगी जहाज भेजने की ट्रंप की अपील पर इटली ने जवाब दिया। इटली के विदेश मंत्रालय ने जंग को कूटनीति और बातचीत के जरिए खत्म करने की बात कही, जबकि ट्रंप ने मदद नहीं करने पर नेटो के खत्म होने तक की धमकी दी थी। यूरोपीय यूनियन की प्रमुख ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ बैठक की।
खबर है कि बैठक में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए ब्लैक सी मॉडल का प्रस्ताव रखा गया। ब्लैक सी मॉडल के तहत जंग के बीच यूक्रेन से अनाज के जहाज निकाले गए थे। उसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी तेल और गैस के जहाजों को निकालने पर चर्चा हुई। इधर इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपने जिंदा होने के सबूत दिए। उस वीडियो में नेतन्याहू इजराइल के कैफे में कॉफी पीते नजर आए। वीडियो में उन्होंने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को भी दिखाया। दावा किया गया कि इस वीडियो को जारी कर उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि ईरान के हमले में उनकी मौत नहीं हुई, क्योंकि सोशल मीडिया पर अफवाह यह थी कि ईरान के हमले में नेतन्याहू की मौत हो चुकी। यह कहानी तब शुरू हुई जब यह दावा किया गया कि पिछले एक हफ्ते के दौरान नेतन्याहू सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह तेजी से फैली कि ईरान के हमले में नेतन्याहू की जान जा चुकी। हालांकि बाद में नेतन्याहू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें वो सही सलामत नजर आए। इजराइल के मीडिया ने भी उनके स्वस्थ और सुरक्षित होने का दावा किया। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आ गया जब अमेरिका के कारोबारी एलॉन मस्क के एआई प्लेटफॉर्म ग्रॉक ने नेतन्याहू के कॉफी पीने वाले वीडियो को डीप फेक वीडियो बता दिया। डीप फेक वीडियो वो होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति के चेहरे को किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे से बदल दिया जाता है। और ग्रॉक की तरफ से दावा किया गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला वो डीप फेक वीडियो है, मतलब फर्जी वीडियो। ग्रॉक के मुताबिक वीडियो को एआई से बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया ताकि यह भ्रम फैलाया जा सके कि नेतन्याहू जिंदा है, जबकि इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि सोशल मीडिया पर नेतन्याहू ने अपना वीडियो खुद शेयर किया और यह बताया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित हैं। जंग में नेतन्याहू की मौत की खबर पर बहस तब शुरू हुई जब दावा किया गया कि पिछले एक हफ्ते के दौरान वो एक बार भी सार्वजनिक जगहों पर कैमरे के सामने नहीं आए। इसके बाद 13 मार्च को सोशल मीडिया पर नेतन्याहू का एक वीडियो डाला गया। उसमें वो ईरान के साथ चल रही जंग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो डाले जाने के बाद इस बात का दावा किया गया कि नेतन्याहू के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही थी। दावा यह भी किया गया कि वीडियो को एआई से बनाया गया और वीडियो बनाने के दौरान उसमें गड़बड़ी होने से नेतन्याहू की 6 उंगलियां नजर आईं। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इसी वीडियो को आधार बनाकर सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई कि जंग में नेतन्याहू की मौत हो चुकी है और वो भी ईरान के हमले में। लेकिन नेतन्याहू की मौत की अफवाहों को झटका तब लगा जब एक रोज पहले सोशल मीडिया पर नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में वो कॉफी पीते नजर आए। दावा किया गया कि कैफे में कॉफी पीने का वो वीडियो खुद नेतन्याहू ने शेयर किया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू का वीडियो यरूशलेम में मौजूद एक कैफे का है जिसमें वो कॉफी का ऑर्डर देते नजर आए। इस दौरान जब रिपोर्टर ने उनसे मौत की खबरों पर सवाल पूछा तो वो हंस पड़े। उन्होंने हंसते हुए कहा कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद उन्होंने कैमरे के सामने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को दिखाया। पहले उन्होंने बाएं हाथ को कैमरे के सामने किया, इसी तरह उन्होंने अपने दाहिने हाथ को भी दिखाया, क्योंकि दावा यह किया गया कि कुछ रोज पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उनके एक हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दी थी। इसीलिए कैफे में कॉफी पीने के दौरान नेतन्याहू ने बार बार अपने हाथों की उंगलियों को दिखाने की कोशिश की। אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. बाद में उन्होंने इजराइल के लोगों का जंग में साथ देने के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने एक बार फिर हुंकार भरी कि उनकी सेना ईरान पर और लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पूरी ताकत के साथ हमले करती रहेगी। लेकिन कहानी तब पलट गई जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस वीडियो को डीप फेक वीडियो बता दिया गया। अमेरिका के कारोबारी एलॉन मस्क के एआई प्लेटफॉर्म ग्रॉक ने दावा किया कि नेतन्याहू के कॉफी पीने वाला जो वीडियो है वो डीप फेक वीडियो है। डीप फेक वीडियो उस वीडियो को कहते हैं जिसमें एआई की मदद से किसी व्यक्ति के चेहरे को किसी दूसरे व्यक्ति से या तो बदल दिया जाता है या वो पूरा एआई से बनाया जाता है। ग्रॉक ने दावा किया कि वीडियो को एआई से बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया ताकि ऐसा लगे जैसा बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ नहीं हुआ। हालांकि भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने दावा किया कि नेतन्याहू जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। उनका दावा है इजराइल में वो उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। So first of all, yes, Prime Minister Netanyahu is alive. I saw him personally when I was in Israel more than once. Yes, this video at the cafe is not AI fabricated. So, there's a lot of disinformation.
इजराइल के प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से भी सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के मारे जाने की खबरों को खारिज कर दिया गया और इसके बीच नेतन्याहू का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया। इस नए वीडियो में वो इजराइल के एक इलाके में लोगों से बातचीत करते दिखाई दिए। पहले उन्होंने 2 महिलाओं के साथ तस्वीरें खिंचवाई, इसके बाद वो वहां बैठे इजराइल के नागरिकों से बातचीत करते नजर आए। कुछ लोगों से उन्होंने हाथ भी मिलाया। इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि कॉफी वाले वीडियो की तरह इस वीडियो को भी नेतन्याहू ने खुद सोशल मीडिया पर डाला और यह बताने की कोशिश की कि वो ठीक हैं और उन्हें कुछ नहीं हुआ। हालांकि ईरान की IRGC सेना ने उन्हें धमकी दी कि वो उन्हें खत्म करने तक चैन से नहीं बैठेगी। उधर ईरान ने दावा किया कि उसने सऊदी अरब के एक एयरबेस पर अमेरिका के 5 विमानों को नुकसान पहुंचाया। ईरान ने दावा किया कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी वायुसेना के 5 ईंधन भरने वाले विमानों को उसके मिसाइल हमले में काफी नुकसान हुआ। हालांकि अमेरिकी फौज के अधिकारियों के मुताबिक विमान जमीन पर खड़े थे और हमले में उन्हें नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। जंग के बीच अमेरिकी सेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन का एक वीडियो जारी कर उसके सही सलामत होने का दावा किया। वीडियो में दिखा कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद अमेरिका के लड़ाकू विमान एक-एक कर उड़ान भर रहे हैं। इससे पहले ईरान ने इब्राहिम लिंकन पर ड्रोन हमला कर उसे नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज को मार्च 2027 तक सेवा में रखने का फैसला लिया। ये दुनिया के सबसे पुराने युद्धपोतों में एक है। इससे पहले अमेरिका की नौसेना ने इसे मई 2026 में रिटायर करने की योजना बनाई थी। इधर देश भर में हो रही गैस की किल्लत के बीच LPG से भरा शिवालिक जहाज भारत पहुंच गया। यह जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करते हुए गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा। इस जहाज में करीब 44,000 टन LPG भरी हुई थी और इसीलिए दावा किया गया कि इस जहाज के आने से देश भर में गैस की कमी झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी। शिवालिक जहाज उन जहाजों में एक है जो पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हुए थे। दावा किया गया कि ईरान ने भारत के 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने की अनुमति दी थी। इसके बाद शिवालिक जहाज गुजरात के कच्छ में मौजूद मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा था। जब ये जहाज पोर्ट के पास पहुंचा तो उस पर तिरंगा लहराता दिखाई दिया। दावा किया गया कि दूसरा जहाज नंदा देवी भी अगले कुछ घंटों में भारत पहुंच जाएगा। उस पर 40 से 45,000 टन LPG लदी हुई। जानकारी के मुताबिक शिवालिक पर लदी 44,000 टन गैस में 20,000 टन गैस मुंद्रा पोर्ट पर ही उतार ली जाएगी। ये गैस पाइपलाइन के जरिए मुंद्रा पोर्ट से प्लांट तक पहुंचेगी। इसके अलावा बाकी बची 24,000 टन LPG कर्नाटक के मंगलुरु के लिए निकलेगी और इससे देश भर में गैस की कमी की वजह से परेशान लोगों को राहत मिल सकती है। 28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया था। यह वही रास्ता है जिससे भारत समेत पश्चिम एशिया के कई देशों में कच्चे तेल और गैस की सप्लाई होती है, लेकिन इस रास्ते के बंद होने से गैस और कच्चे तेल की सप्लाई बंद हो गई। ऐसे में देश भर में गैस की किल्लत होनी शुरू हो गई। लोग सिलेंडर लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े होने को मजबूर हो गए। इसके अलावा कई रेस्टोरेंट और ढाबे बंद हो गए। कुछ रेस्टोरेंट वालों ने भट्टी पर खाना बनाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें सिलेंडर मिलना बंद हो गए थे। लेकिन इस सब के बीच LPG से भरा शिवालिक जहाज भारत पहुंच गया। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हो, ये शिवालिक जहाज जो पूरा LPG भर के यहाँ पे मुंद्रा बंदरगाह पे पहुँच चुका है। भारत का शिवालिक फारस की खाड़ी से रवाना हुआ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करके भारत के गुजरात में मौजूद मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया। दावा किया गया इसके पीछे पीछे भारत के एक और जहाज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार किया और वो जहाज भी जल्द भारत पहुंच जाएगा। इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में गैस की सप्लाई की इनसे की जाएगी। उम्मीद जताई गई इससे देश भर में पैदा हुआ LPG संकट कम हो सकता है। उधर गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच कालाबाजारी और जमाखोरी की कई खबरें सामने आई। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक गोदाम से 610 कमर्शियल सिलेंडर मिले। इनमें भरे और खाली दोनों तरीके के सिलेंडर थे। देश भर में कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत हो रही है। रेस्टोरेंट और ढाबे वालों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच मुंडका इलाके में गोदाम में इतने सारे कमर्शियल सिलेंडर रखे मिले कि हर कोई दंग रह गया। 100-200 नहीं, 600 से ज्यादा सिलेंडर रखे हुए। आरोप लगे वहां अवैध तरीके से कमर्शियल सिलेंडरों की जमाखोरी हो रही। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान उस गोदाम के मालिक वहां मौजूद नहीं थे। वो पहले ही वहां से फरार हो गए और देश के कई और राज्यों से भी कालाबाजारी और जमाखोरी के मामले सामने आए। राजस्थान के बीकानेर में प्रशासन ने पिछले 2 दिन में 102 घरेलू सिलेंडर जब्त किए।
दावा किया गया कि कुछ लोग अवैध तरीके से सिलेंडरों को रिफिल कर रहे हैं, यानी बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भर रहे हैं और खाने पीने की चीजों के ठेले लगाने वाले लोगों को ज्यादा दामों पर उन्हें बेच रहे हैं। 102 सिलेंडर अब तक जब्त कर दिए हैं। ये मुखबिर से मेरे को जानकारी हुई थी कि यहाँ पे अनाधिकृत रूप से सिलेंडर्स रिफिल करने का कार्य किया जाता है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। वहां 3 अलग अलग जगहों से कुल 75 घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। 3 जगहों पे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे सिलेंडर्स होल्ड किए हुए हैं। वहाँ पे जाने के बाद हमें टोटल 75 सिलेंडर्स हमने रिकवर किए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर सिलेंडरों की कालाबाजारी करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपने रिजॉर्ट में 80 से ज्यादा सिलेंडर छिपाकर रखे हुए थे। आरोप लगा वो इन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली। हालांकि देश भर में LPG गैस की किल्लत होने के दावों से सरकार ने साफ इनकार कर दिया। दिस इज नथिंग बट अ पैनिक बुकिंग। मेरा आप लोगों के माध्यम से देशवासियों से अपील है कि पैनिक बुकिंग से बचें। जितनी जब आवश्यकता हो तब बुकिंग करें, ये सभी के लिए अच्छा है। इस दौरान सरकार की तरफ से यह अपील की गई कि जिन लोगों के पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन है वो अपना LPG कनेक्शन छोड़ दें और PNG का इस्तेमाल बढ़ाएं। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद इराक ने अपनी पुरानी पाइपलाइन को खोलने की तैयारी शुरू कर दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद इराक ने किरकुक तुर्की पाइपलाइन को खोलने की तैयारी तेज कर दी। इराक सरकार के मुताबिक इराक के किरकुक इलाके से तुर्की तक जाने वाली यह पाइपलाइन 1 हफ्ते के अंदर चालू हो सकती है। इस पाइपलाइन के जरिए हर रोज करीब 2 से 2.5 लाख बैरल तेल की सप्लाई की जा सकेगी। UAE के फुजैरा में ऑयल इंडस्ट्री एरिया में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। वहां से काले धुएं का बवंडर उठता दिखाई दिया। UAE के मीडिया के मुताबिक हमले के बाद पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। तेल की लोडिंग का काम रोक दिया गया। 14 मार्च को भी फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री एरिया पर हमला हुआ था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि जंग की वजह से खाड़ी देशों में दवाओं की सप्लाई पर बड़ा संकट मंडरा गया। बताया गया खाड़ी देशों में लगातार हो रहे हवाई हमलों की वजह से एयर रूट बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके कारण कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी बीच रास्ते में अटक गईं, जिन्हें ठंडे तापमान में रखना पड़ता है। उधर कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्क द्वीप पर और ज्यादा हमले करने की धमकी दी। खार्क द्वीप वो जगह है जहां ईरान की जान बसती है, क्योंकि यह जगह ईरान के तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है और माना जाता है ये टापू बर्बाद हुआ तो ईरान की वो नस कट जाएगी जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। हालांकि जंग के दौरान अमेरिकी सेना ने खार्क द्वीप पर मौजूद ईरान के तेल टैंकों को निशाना बनाकर हमले किए। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी फौज के हमले में ईरान के इस महत्वपूर्ण तेल सप्लाई के केंद्र को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन अल जजीरा के मुताबिक ट्रंप ने उन हमलों के बाद भी खार्क द्वीप पर और ज्यादा हमले जारी रखने की धमकी दी। जंग की शुरुआत में भी इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इस सबसे अहम तेल सप्लाई के केंद्र पर कब्जा कर सकते हैं। खार्क द्वीप ईरान के सबसे बड़े तेल भंडार का केंद्र है और ईरान पूरी दुनिया में लगभग 90% तेल की सप्लाई इसी छोटे से द्वीप से करता है। खार्क द्वीप फारस की खाड़ी में मौजूद है। ईरान के मुख्य तट से इसकी दूरी करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर है। साइज में यह बहुत छोटा सा द्वीप है, लंबाई चौड़ाई में बस कुछ किलोमीटर है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। खार्क द्वीप पर बड़े बड़े टैंक मौजूद हैं जहां कच्चा तेल स्टोर होता है। जमीन और समंदर में मौजूद तेल रिफाइनरियों से बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के जरिए तेल को स्टोर करने के लिए बनाए गए टैंकरों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद टैंकरों और जहाजों पर लोड करके पूरी दुनिया में भेजा जाता है। यानी खार्क द्वीप के बर्बाद होते ही ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट सकती है, क्योंकि यहां से दुनिया भर को तेल बेचकर ईरान हर साल मोटी कमाई करता है। इसी वजह से ईरान की सेना ने पूरी ताकत लगा दी। ईरान के मीडिया के मुताबिक खार्क द्वीप की सुरक्षा के लिए ईरान की IRGC सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। नौसेना की गश्त और ड्रोन की निगरानी बढ़ा दी। 24 घंटे आसमान से खार्क द्वीप की सुरक्षा के लिए जासूसी ड्रोन उड़ाने शुरू कर दिए। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से UAE ने अपने तेल उत्पादन में कटौती शुरू कर दी, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर पाबंदी लगा रखी है। इस समुद्री रास्ते से हर साल
जैसे हम बार बार बता रहे हैं 20% तेल गुजरता, लेकिन जंग के बीच इस पर ईरान का कंट्रोल है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने इसे बंद कर दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पहरा बैठा दिया और तेल से भरे जहाजों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में पश्चिम एशिया के देश यूएई ने अपने तेल उत्पादन में कटौती शुरू कर दी। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूएई में रोजाना तेल उत्पादन 35.5 लाख बैरल से घटकर 20 लाख बैरल रह गया। मतलब पहले एक दिन में 35 लाख बैरल से ज्यादा तेल का उत्पादन होता था, लेकिन ईरान के हमले के बाद यह घटकर रोजाना 20 लाख बैरल ही रह गया। बताया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की वजह से यूएई ने तेल उत्पादन में कटौती की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में, लेकिन अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों के गुजरने पर रोक लगा दी और पश्चिम एशिया के देश यूएई समेत दूसरे देशों के लिए भी तेल भेजना मुश्किल हो गया। उधर दावा किया गया कि भीषण जंग के बीच सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान पर हमले और तेज करने की सलाह दी। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया, लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिका को उकसाने वाली खबर पहली बार सामने नहीं आई। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग के कुछ दिन बाद ही ऐसी खबरें सामने आई थीं कि सऊदी अरब के उकसाने के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी अरब ने गुपचुप तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ भड़काया था और इसके बाद अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया था। हालांकि सऊदी अरब ने वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन फिर दावा किया गया कि सऊदी अरब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज करने की बात कही थी। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान युद्ध के बीच लगातार डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं और बताया गया कि इस दौरान उन्होंने ट्रंप को ईरान पर हमले और बढ़ाने की सलाह दी थी ताकि ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरीके से कमजोर किया जा सके। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सऊदी अरब खुलकर जंग के मोर्चे पर ईरान के खिलाफ खड़ा हो गया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान से जंग शुरू होने के बाद ट्रंप पश्चिम एशिया के देशों के नेताओं के संपर्क में हैं और खासतौर से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से उनकी लगातार बातचीत चल रही है। उस रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच हो रही बातचीत की पुष्टि की, लेकिन अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में किए गए इस दावे पर सऊदी अरब की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इससे पहले अमेरिका के ही अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी अरब ने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को उकसाने का काम किया। ईरान पर किए गए हमले के कुछ दिन बाद ही यह दावा किया गया था और बताया गया था सऊदी अरब के उकसाने पर ही अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट को सऊदी अरब ने नकार दिया था। सऊदी अरब और ईरान दोनों ही मुस्लिम देश हैं, लेकिन कई मुद्दों को लेकर उनके बीच लंबे वक्त से तनाव चल रहा है। सऊदी अरब दुनिया में खुद को सुन्नी मुसलमानों के नेता के तौर पर पेश करता है क्योंकि वहां की करीब 85% आबादी सुन्नी समुदाय की है, जबकि ईरान खुद को शिया मुसलमानों का रक्षक बताता है। उसके देश में 90% से ज्यादा लोग शिया समुदाय के और माना जाता है इसी वजह से उन दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से तनातनी चल रही है। इसलिए ईरान को लेकर सऊदी अरब का रुख हमेशा सख्त ही रहा है। बताया जाता है सऊदी अरब के मौजूदा क्राउन प्रिंस से पहले भी वहां के पूर्व क्राउन प्रिंस ने अमेरिका से ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की थी। ये मांग वहां के क्राउन प्रिंस रह चुके किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने की थी। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि उन्होंने कई साल पहले ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने की मांग की थी और बताया जाता है उस वक्त उनका इशारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्र में उसकी बढ़ती ताकत की तरफ था, जिसे सऊदी अरब अपने लिए बड़ा खतरा मानता।